हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआईसीएस। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हमारे न्यूज़ इवेंट से, दैट इज़ द हिंदू में आया है। जैसे हम सभी को पता है कि हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है फॉर 10 ईयर्स के लिए, यानी कि 2025 से 2035 तक में इंडिया और यूएस के बीच में क्या डिफेंस डील्स रहेगी वो सारा उसमें पहले से ही डिफाइन कर दिया, यानी कि एक 10 साल का रोड मैप बनाया है। राइट। बट आज की इस वीडियो में हम ये 10 साल का रोड मैप तो समझेंगे ही, बट इसके अलावा एक और चीज समझेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। यानी कि जैसे हम रिकॉल करते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब नेहरूवियन पॉलिसी क्या थी। वो था कि हमें नॉन अलाइंड रहना है। क्यों? क्योंकि तब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। कोल्ड वॉर में वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक साइड था यूएसए और एक साइड था यूएसएसआर। तो इंडिया ने कहा कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी कि हम किसी के साथ भी अलाइंड नहीं रखेंगे। तो तब यूएसए ने कहा था कि दैट इफ यू आर नॉट विद अस दैट मींस यू आर अगेंस्ट अस, क्योंकि यूएसए को नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ ही नहीं आया। उसने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे विरोध हो। तो फिर यूएसए इंडिया के एनिमी यानी कि पाकिस्तान की तरफ गया था और तब डिफेंस पैक्ट हुआ था, मिलिट्री अलायंस हुई थी यूएसए और पाकिस्तान के बीच में। और उस समय इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक फ्रेंडशिप ट्रीटी, नॉट अ मिलिट्री ट्रीटी, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी विद द सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर। और फिर इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक खुद का एक अलायंस बनाने की कोशिश करी थी, बट इवन दो इट वाज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। तो उसके बाद यूएसए और इंडिया के रिलेशन और ज़्यादा खट्टे हो गए थे। बट ये हुआ था 1990 के बाद, जब यूएसएसआर का डाउनफॉल हो चुका था, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। एंड फिर इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप जीरो से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था 1995 में। यानी कि अब जो 30 साल है 1995 से 2025 तक में, ये बहुत ही क्रूशियल रहे हैं और ये 30 साल अगले 10 साल डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि आज जिस सिनेरियो पे इंडिया और यूएसए है विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस पैक्ट, वो ये 30 साल में बहुत ज़्यादा मैटर किया था। राइट। इसके अंदर हर चीज आ गई थी। इसके अंदर पोखरण टेस्ट आ गया था, 1 और 2 आ गया था। इसके अंदर 9/11 अटैक आ चुका था। इसके अंदर कई सारे क्राइसिस भी आ चुके थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। कोविड-19 आ गया, टेरिफ वॉर आ गया और एट प्रेजेंट वापस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ये सारी चीजें भी आ गई है। राइट। तो ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं इसका एग्जाम रेलेवेंस क्या है। तो ये 4 पेपर में हमारे पूछ सकते हैं। पहला है जीएस पेपर 2, जिसके अंदर है बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स दैट इज क्वाड, I2U2, इम्पैक्ट ऑन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। ठीक है। तो जीएस पेपर 2 का ये थीम है। तो इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, कलेक्टिव डिटरेंस है, मल्टी अलाइनमेंट है। फिर आ जाता है जीएस पेपर 3, जिसके अंदर हम आ सकते हैं इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी बिल्डअप के लिए, साइंस एंड टेक के लिए आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के लिए आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर स्पेस में भी इंडिया और यूएसए ने पैक्ट बनाया है। तो इसके अंदर कीवर्ड्स है कोड डेवलपमेंट, इंडस एक्स हम देखेंगे, कॉम्पैक्ट हम देखेंगे, डिफेंस कॉरिडोर्स आ जाएगा, एआई वॉरफेयर आ जाएगा। फिर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर थीम्स आ जाएगी टेक्नोलॉजी की, पावर ट्रांजिशन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। तो इसके अंदर कीवर्ड्स है पार्टनरशिप विदाउट अलाइनमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में भी इंडिया ने अलाइनमेंट नहीं किया है। इंडिया आज भी पार्टनर है, बस इंडिया अब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल हो चुका है कि वो यूएसएसआर मतलब रशिया के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, चाइना के साथ भी। अभी हाल ही में मोदी जी ने चाइना के साथ हाथ मिलाया। तो ये सारी चीजें रहती है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। फिर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफेंस एक्सपोर्ट, एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डुअल यूज एथिक्स। ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अब एक्चुअल न्यूज समझते हैं दैट व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट और ये अभी क्यों हुआ है। कि अभी क्या हुआ है कि एक 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क हुआ है, दैट इज न्यू, ये अभी नया हुआ है। सो व्हाई नाउ, कि अभी ये चीज क्यों हुई है। ठीक है। सो अभी क्या हुआ है कि 12th आसियन डिफेंस मीटिंग हुई है। ठीक है, मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है, ADMM प्लस इन कोलालंपुर 2025 में हुई है। ठीक है। और यहाँ पे इंडिया और यूएसए मिले और उन्होंने पैक्ट साइन किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अभी जो पैक्ट साइन हुआ है ना, ये 2016 में इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि 9 साल लग गए इसको पैक्ट बनने में। तो 2016 में यूएसए ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर।
एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया था, और उसका अब इम्पैक्ट आया है, यानी कि अब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, 9 साल बाद उसका हुआ है। ठीक है, अब ये अभी क्यों हुआ है? क्योंकि अभी कैसा है कि चाइना का असर्टिव रोल आ गया है इंडो पैसिफिक एरिया में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि 1990 तक कोल्ड वॉर में क्या था कि यूएसए का एक ही एनिमी था, दैट इज यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो यूएसए एक सिंगल सुपर पावर बन गया। अब ये सिंगल सुपर पावर कब तक रहा? जब तक चाइना राइज होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उसके बाद हमने देखा कि चाइना भी एक सुपर पावर बन सकता है, और आज के टाइम में देखें तो चाइना काफी अच्छे से सुपर पावर बन रहा है। ओके, तो अब यूएसए का एनिमी कौन हो गया है? चाइना हो गया, यानी कि रशिया अब साइडलाइन हो चुका है, चाइना अब मेन स्ट्रीम में आ गया है। अब चाइना जब यहां आ जा रहा है तो वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन आ जा रहा है। अब इंडो पैसिफिक में इंडिया का नाम है, ठीक है, यानी कि इंडिया का यहां पे पाइवट रोल रखा गया है। तो यूएसए अभी क्यों कर रहा है? व्हाई नाउ? क्योंकि यूएसए चाहता है चाइना को काउंटर करना, और यूएसए ने ये बात क्लियरली समझ ली है दैट एक कौटिल्य की मंडल थियरी है। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो उसके अंदर कौटिल्य की मंडल थियरी हमने पढ़ी है, दैट माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। कि अगर यूएसए का एनिमी इज चाइना और चाइना का एनिमी इज इंडिया, तो वो यूएसए इंडिया फ्रेंड हो गए हैं, राइट? दैट माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। तो यही आइडियोलॉजी पूरे जियोपॉलिटिक्स में चलती है। ठीक है, तो इसलिए यूएसए इंडिया को पाइवट रोल दे रहा है, इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट का बना रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में वो इंडिया का रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। ठीक है, और इसी के साथ अभी इंडिया और यूएस के ट्रेड फ्रिक्शंस भी हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पैक्ट है, ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क है 2025 का, इसको अलाइन किया गया है विद इंडियाज डिफेंस आत्मनिर्भर डिफेंस एजेंडा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड है कि इंडिया का यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो ये दो चीज, यानी कि दोनों का फायदा है। जब भी कोई भी डिफेंस पैक्ट होता है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का फायदा होगा, इसमें दोनों का फायदा होगा। इंडिया का फायदा क्या है कि आत्मनिर्भरता लानी है, तो इंडिया ने कहा यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो इंडिया ने कहा कि हमें तुम आत्मनिर्भर बना दो और हम इंडो पैसिफिक में चाइना का रोल कम करवा देंगे। इस तरीके से ये चीज होती है। तो यहाँ पे फोकस क्या है? ट्रस्ट कंसोलिडेट करना, कि हमें ट्रस्ट बनाना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में आप समझोगे कि ये सिर्फ एक सेलर और बायर का रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन है को डेवलपमेंट का। यानी कि इससे पहले जो फ्रेमवर्क होते थे उसके अंदर इंडिया परचेज करता था, यूएसए सेल करता था, बट अब ये बोल रहे हैं कि हम साथ में मिलके बनाएंगे, को डेवलपमेंट करेंगे, को डेवलप करेंगे एआई को, डिफेंस जेट्स को। सो इसलिए ये आत्मनिर्भरता हमारा इंक्रीज करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे डिफरेंट हुआ है वो ये चीज हुई है कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, इंडिया यूएसए मिलके डिफेंस को स्ट्रांग करेंगे और रीजनल डिटरेंस को एड्रेस करेंगे, लाइक चाइना। ओके, सो आई होप आप लोग को कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर हो गया। अब जो चीज समझनी है, हमें इसके फेजेस समझने हैं, दैट आज जिस फेज पे इंडिया और यूएसए है डिफेंस पैक्ट में, वो स्टार्ट कैसे हुआ था। सो इट ऑल स्टार्टेड इन द कोल्ड वॉर फेज, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 से 1991 का था। सो दिस वाज द कोल्ड वॉर एरा। अब जैसे हमें याद है कि इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ था, सो कोल्ड वॉर था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि दो मतलब द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, दैट इज बाइपोलर वर्ल्ड था, कि यूएसए एंड यूएसएसआर। और इंडिया वाज टू यंग, इंडिया इतनी मैच्योर भी नहीं थी, बहुत यंग थी कंट्री। तो इंडिया ने कहा कि हम कोल्ड वॉर में ना पढ़ के नेहरूवियन पॉलिसी लेके आए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो यूएसए को समझ ही नहीं आया। यूएसएसआर ने फिर भी चलो थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यूएसएसआर को पता था कि इंडिया कैन नेवर बी असर्टिव, कि इंडिया भी असर्टिव नहीं बन सकता। एंड बट जो नेहरूवियन पॉलिसी थी वो थोड़ी सोशलिस्ट थी। तो शुरू से इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट था, बट इट वाज ऑलवेज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। इंडिया कभी भी यूएसए का कैपिटलिज्म अडॉप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म था इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटलिज्म। तो इंडिया को वापस डर था कि अगर वापस कैपिटलिज्म इंडिया में आएगा तो वापस कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो जाएगी, वापस हम पे कोई 100-150 साल राज करके चला जाएगा और ऐसा रहेगा, राइट? तो ये चीज बताई गई थी। सो उस समय इंडिया ने नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी थी, ठीक है। बट 1971 के बाद आई मीन अगर आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ इंडिया अलाइंड, पाकिस्तान के साथ यूएसए अलाइंड हो चुका था 1955 से ही। लाइक सीआईटू हुआ था 1954 में, एंड देन सेंटर हुआ था 1955 से। तो अगेन वापस थियरी आई, मंडल थियरी, माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड हो गया। तो ये एरा था नाटो अलायंस बनाने का, इवन दो पाकिस्तान वाज नॉन नाटो अलायंस।
पाकिस्तान ऑफिशियली कभी नाटो का पार्ट नहीं था, बट ये इन सिक्योरिटी का पैक का पार्ट था, जिसके अंदर यूएसए ने कहा कि अगर इन केस तुम्हारे पे इंडिया ने अटैक किया तो यूएसए सारा मिसाइल्स पाकिस्तान में लाके रख देगा और इंडिया पे फोड़ देगा। ठीक है, हालांकि इंडिया ने कभी ऐसा असर्टिव स्टैंस लिया ही नहीं था। तो उस समय इंडिया ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जाओगे तो दैट मीन्स यू आर अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया ने फिर थोड़ा सा टिल्ट लाया टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर के साथ लाया आफ्टर 1971, जब इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी, द ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पे मिलिट्री अलायंस लिया, इंडिया ने मिलिट्री अलायंस लिया ही नहीं। इंडिया ने वो मेंटेन रखा दैट वी आर नॉन अलाइन, हम अलाइन होंगे ही नहीं मिलिट्री में, हम आपके साथ पीस रखेंगे, हम फ्रेंडशिप लाएंगे और हम कोऑपरेशन लेके आएंगे। इस समय इंडिया यूएसए का रिलेशन और ज्यादा खट्टा हो गया। अब ये और ज्यादा गहरा कब हुआ था? जब इंडिया ने पहला पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। तो उस समय तो यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस ही लगा दिए, राइट। सैंक्शन का मतलब क्या है कि यूएसए बोला कि मैं इसके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, और जो भी यूएसए के अलायंस थे वो भी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये एक सैंक्शन था, राइट, कि उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट करना है, क्योंकि तब वॉर नहीं कर सकते थे, कोल्ड वॉर था, तो इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस ट्रेड तो था ही नहीं, ना ही कोई जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह थी। तो जो रिलेशनशिप था इस समय, आई मीन टिल 1991 पे, दैट वाज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, कि ना इंडिया को यूएसए पे ट्रस्ट था क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ गया था, और ना इंडिया को यूएसए ना यूएसए को इंडिया पे ट्रस्ट था क्योंकि ये यूएसएसआर के साथ गया था, जो एनिमी के पास गया था। तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि एक अलाइन कर रहा है पाकिस्तान के साथ और एक अलाइन कर रहा है यूएसएसआर के साथ। तो दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, बट ये चेंज हुआ जब जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था 1991 में। यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था, तो यहाँ पे चेंज आया फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटरैक्शन, यानी कि ये 2005 तक की बात है, यानी कि अगले 15 साल में कई सारी चीजें बदली थी। क्योंकि पॉइंट क्या था कि पहले दो सुपर पावर थे, फिर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो सिंगल सुपर पावर हो गया, कि अब एक ही सुपर पावर है, दैट वाज अमेरिका। ठीक है, तो जब ये चीज हो गई थी तो यूएसए को थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा, ओके चलो ठीक है हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 1995 में पहला एग्रीड मिनट्स ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था। ये पहला एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड दी यूएसए। ठीक है, जिससे इन्होंने बुलाया गया कि अच्छा ठीक है चलो हम डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो जॉइंट एक्सरसाइज की बातें होना स्टार्ट हुई कि ओके ठीक है हम चीजें संभल सकती है। ओके, बट 1998 में पोखरण 2 टेस्ट हो चुका था, तो यूएसए ने वापस सैंक्शंस लगा दिए, बट लेटर स्ट्रेटेजिक डायलॉग से उसको रिवाइव्ड कर दिया था। ओके, अब चेंज कब हुई स्टोरी में? जब 2001 में 9/11 का अटैक हुआ था। तो जब 9/11 का अटैक हुआ था दैट वाज फ्रॉम द अफगानिस्तान की जो तालिबान थे वहां से अटैक आया था। तो यूएसए ने क्या सोचा कि अफगानिस्तान के सबसे पास कौन है? इंडिया और पाकिस्तान, और इसके अलावा थोड़ी बहुत कंट्रीज है जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की कंट्री है। तो यूएसए ने देखा कि साउथ एशिया को देखा, अब साउथ एशिया के प्रिज्म से वो देख रहा है कि इन सभी कंट्रीज में से सबसे स्टेबल कंट्री कौन सी थी। इवन दो इंडिया और पाकिस्तान साथ में इंडिपेंडेंट हुई थी, अफगानिस्तान उससे पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुका था, बट अफगानिस्तान नेवर बिकेम अ स्टेबल। पाकिस्तान और इंडिया में देखा जाए तो दोनों ही कंट्री यंग थी, दोनों ही इमेच्योर थी, बट पाकिस्तान कभी वो स्टेबलाइजेशन पे आ ही नहीं पाया। मतलब आज की डेट में भी देखे तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इशू ही चल रहा है, कि कुछ मिलिट्री का इशू हो रहा है, कभी कूप की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जा रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्राइसिस ज़्यादा आ रहे हैं, उनको एज अ ग्रे लिस्ट में रखा गया है एक्सेट्रा। वेर इज इंडिया ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो कंपैरेटिव किया जाए तो इंडिया वॉज मच स्टेबल एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो यूएसए ने सोचा कि हमें इंडिया के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा टू कीप अ चेक ऑन तालिबान। फिर आया था कॉन्सेप्ट बैड तालिबान का। बट जब यूएसए और तालिबान का रिलेशन थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगा था, तब कॉन्सेप्ट आया था गुड एंड बैड तालिबान। मतलब तालिबान ने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि इंडिया और यूएसए ने पैक्ट बना लिया था कि हमें टेरर को खत्म करना है। तो ये चीज तालिबान को अच्छी नहीं लगी, तो फिर तालिबान इंडिया में अटैक करना स्टार्ट किया था, तो यूएसए वापस पलट गया था। हालांकि दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द पॉइंट इज कि जब 9/11 का अटैक हुआ था तब यूएसए इंडिया की तरफ आया था, और उन्होंने फिर सैंक्शंस भी हटा दिए थे जो पोखरण मिसाइल के टाइम पे
लगाए थे। फिर उसके एक साल बाद 2002 में एग्रीमेंट साइन किया। नाउ दैट एग्रीमेंट वाज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फो एग्रीमेंट, कि मिलिट्री की इन्फो एग्रीमेंट एक्सचेंज करने के लिए था। सो दैट वाज टू सिक्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। फिर 2005 में एक नया फ्रेमवर्क आया फॉर डिफेंस रिलेशनशिप, कि हमने यहाँ पे हमारे 10 ईयर के कॉपरेशन को फॉर्मुलाइज किया, यानी कि यहाँ से 2005 से हम 10-10 साल का फ्रेमवर्क लाना स्टार्ट किया था। तो आप सोचिए ये स्टार्ट कब हुआ था? 1991 में, ठीक है, मतलब 1995 से, कि 1995 से स्टार्ट हुआ था कि हम डिफेंस कॉपरेशन करेंगे। फिर 1995 से 2005 तक कई सारी चीजें हुई। फिर 2005 में बोला कि अच्छा अब हम हर 10-10 साल का कॉपरेशन करेंगे, राइट। तो 2005 में फर्स्ट टाइम हमने 10 ईयर का एक रोड मैप बनाया विथ यूएसए कि हम किस तरीके का डिफेंस रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो अगले 10 साल में इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एरा की तरफ आया, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम शिफ्ट हुए फ्रॉम डायलॉग टू ट्रस्ट बिल्डिंग पे, कि पहले सिर्फ डायलॉग कर रहे थे, फिर हम ट्रस्ट बिल्डिंग पे आए। क्योंकि अगर आपने रिकॉल किया होगा कि इससे पहले क्या था कि हम मिसट्रस्ट था, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, राइट। तो वो डिस्ट्रस्ट को हटाने के लिए अब हम ट्रस्ट बिल्ड पे फोकस कर रहे हैं। सो वी आर बिल्डिंग ऑन द ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बिल्ड पे आ गए थे। सो ये 2005 से 2016 की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 2005 में एक सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जहां पे बताया गया कि हम इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे यूएसए ने इंडिया को देखा। मतलब इससे पहले क्या होता था कि जब भी न्यूक्लियर डील की बात होती थी तो यूएसए इंडिया को हमेशा से एक इमेच्योर कंट्री मानता था, कि अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर चला गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम 2005 के बाद ये चीज बताई गई यूएसए ने कि वो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री मान रहा है, कि ठीक है आप न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करोगे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फिर 2007 में डिफेंस पॉलिसी ग्रुप रिवाइव्ड हुआ, जो स्टॉप हो चुका था 1995 में, जो था वो सैंक्शंस के बाद स्टॉप हो गया था, वो उसको फिर रिवाइव किया 2007 में। और जहां पे बोला कि हम जॉइंट एक्सरसाइज को एक्सपांड किया, तो यहाँ पे आया था मालाबार एक्सरसाइजेस, ठीक है, एंड फिर आया था युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। फिर 2013 में आया जॉइंट प्रिंसिपल्स की बात की गई, यानी कि हम जॉइंट प्रिंसिपल करेंगे फॉर डिफेंस कॉपरेशन पे। तो हमने यहाँ पे फोकस किया, हमारा इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आ गई थी। तो यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल बाद हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात किए गए। और यहाँ पे 2016 में इंडिया, जो यूएस का कांग्रेस है, यानी कि यूएस का पार्लियामेंट है, उसने इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दे दिया, दैट इंडिया इज यूएसए's मेजर डिफेंस पार्टनर। तो ये 2016 में आया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या आया है कि हम पहले ट्रांजैक्शनल डिफेंस ट्रेड करते थे, बट अब क्या हुआ है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करने लगे, कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एरा की बात आ गई है। तो ये अगले 10 साल इस तरीके से गए थे। फिर 2016 के बाद फिर कई सारे चेंजेस हुए गए, ठीक है। अब जो आ रहा है कि हमने 2016 के बाद जो हुआ वो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बने, यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया और यूएसए को 20 साल लग गए एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट बनाने में। तो ये 2016 के बाद बना। अब ये फाउंडेशन एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे सबसे पहला एग्रीमेंट था 2016 में, दैट इज LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जहां पे बताया गया कि हम एक दूसरे के बेस का हम एक्सेस देंगे और रिफ्यूलिंग के लिए या कोई रिपेयर के लिए, कि हमारे जो मिलिट्री बेसिस है उसका हम एक्सेस देंगे एक दूसरे को, ठीक है। फिर 2018 में बताया आया कोमकासा। अब कोमकासा में क्या बताया, दैट इज द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो डेटा को हम सिक्योर करेंगे एक दूसरे के बीच में, हम डेटा को शेयर भी करेंगे एक दूसरे के बीच में। फिर थर्ड है 2020 में आया बेका। बेका इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यहां पे एक्सेस मिला हमें जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए और सैटेलाइट डेटा के लिए, ठीक है। तो वापस बता दे रहा हूं, 3 मेजर एग्रीमेंट्स हुए जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बने। पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए, यानी कि हम एक दूसरे के बेस का यूज कर सकते हैं, एक दूसरे का लॉजिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए। फिर बताया गया कोमकासा, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट डेटा शेयर करेंगे,
कम्युनिकेशन नेटवर्क हम शेयर करेंगे, एंड देन बैका यानी कि हम यहाँ पे जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है और जो सैटेलाइट डेटा है उसका एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो उसका एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इससे क्या हो रहा है कि जॉइंट ऑपरेशंस आए, हमने रियल टाइम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया और इंटरऑपरेबिलिटी किया अक्रॉस फोर्सेस, यानी कि हम हर फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी कर दिया। तो ये एक फ्रेमवर्क लेके आया हमारे अपकमिंग क्वाड कोऑपरेशन के लिए और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो ये पीरियड था 2016 से 2020 का। अब 2020 में वापस चेंजेस आया, ठीक है, हम और फॉरवर्ड गए। यहां पे क्या हुआ था कि हमने टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन किया, यानी कि हम यहां से बायर से को डेवलपर बन गए थे। सो दिस वाज अ मेजर मेजर अचीवमेंट कि हम अब सेलर और बायर का रिलेशन नहीं है, हम अब को डेवलपर का रिलेशन है। यानी कि कहा कि हम इनोवेशन साथ में करेंगे, हम साथ में एक एरा लेके आएंगे। तो उसके लिए दो मेजर चीजें हुई है। पहला हुआ DTTI, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसने रिवाइव किया कि हम जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, कि हम रिसर्च भी करेंगे, हम डिजाइन भी करेंगे, मिलके करेंगे, राइट, कि हम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया था इंडस एक्स, दैट इज इनोवेशन, एक ब्रिज बनाया जहां पे हम लिंक कर रहे हैं इंडिया के स्टार्टअप को विथ यूएस के टेक इकोसिस्टम की, कि जो यूएस के टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है उसको इंडिया के स्टार्टअप के साथ एक ब्रिज बनाया। सो दैट ब्रिज इज नोन एज इंडस एक्स इनोवेशन ब्रिज। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हुई थी दैट वाज कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। ना कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में क्या बताया गया कि हम और एक्सपांड करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को और एक्सपांड करेंगे, कि हम डिफेंस को और ज्यादा एक्सपांड करेंगे, हम साइबर स्पेस लेके आएंगे, हम स्पेस लाएंगे, हम एयर लाएंगे, हम लैंड लाएंगे, हम मैरीटाइम लेके आएंगे, हर चीज हम इसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कॉम्पैक्ट में क्या किया, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कोलैबोरेशन हुआ जेट इंजिन्स में, ड्रोन्स में, स्पेस एंड AI ड्रिवन डिफेंस सिस्टम में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया कि हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्रोक्योरमेंट डिपेंडेंस टू टेक्नोलॉजी को क्रिएशन, कि हम पहले प्रोक्योरमेंट डिपेंडेंस थे, अब हम टेक्नोलॉजी साथ में बना रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया, कि हमने 2025 तक एक को डेवलपर का स्टेटस किया है, कि हम पहले सिर्फ प्रोक्योर कर रहे थे, हम डिपेंडेंट थे, अब हम कह रहे हैं कि हम साथ में जेट इंजिन्स बनाएंगे, हम ड्रोन साथ में बनाएंगे, हम स्पेस टेक्नोलॉजी साथ में बनाएंगे, हम AI ड्रिवन डिफेंस मैकेनिज्म भी साथ में बनाएंगे। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है। तो अब जो नया आया है, सो दैट इज द 2025 फ्रेमवर्क 2025 से 2035 तक में। इसमें क्या चीज रखी गई है कि ये 10 साल के रोड मैप में हमने हमारा कॉपरेशन एक्सटेंड किया है लैंड, मैरीटाइम, एयर, स्पेस एंड साइबर स्पेस, ठीक है। ये पांचों पे हमने किया है, ठीक है। तो ये किस पे बिल्ड हुआ है, तीन चीजों पे बिल्ड हुआ है। पहला है मेजर डिफेंस पार्टनर 2016, कॉम्पैक्ट, इंडस एक्स प्लेटफॉर्म। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तीनों को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना है, राइट। तो ये वापस ऐसा हो तो पॉज करके वापस जाना और ये तीनों को बार में समझना, फिर ये वापस ये स्लाइड पे आना। यहाँ फोकस एरिया क्या रखेगा, ये तीनों से हम इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ला रहे हैं, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, ओके। तो एम यही है हमारा कि कलेक्टिव डिटरेंस, सिक्योर सप्लाई चेन्स एंड डिफेंस इनोवेशन। तो ये चीज रहेगी, ओके। नाउ थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज भी रहेगा, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, एक फ्यूचर आउटलुक है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बट ये तो चलो ठीक है, आप लोग के साथ ये शेयर कर दी जाएगी। जो मेजर इशू है दैट इज़ द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस में क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में ना कई सारे बैरियर्स है। बैरियर क्या है कि यूएस का एक एक्सपोर्ट कंट्रोल है दैट इज ITAR, ठीक है। इसी के अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पे इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा। उसके लिए कई सारे बैरियर है, वो धीरे धीरे हर बैरियर को हमें पास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डोमेस्टिक पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। फिर सेकेंड है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिलेमा है, कि हम इतना ज़्यादा यूएस के साथ अगर अलाइन कर रहे हैं तो हमें बैलेंस करना है वो रशिया के साथ
और ग्लोबल साउथ के साथ। एंड व्हाट अबाउट द चाइना, कि इससे चाइना तो ऑब्वियसली भड़केगा, माई एनिमी इज एनिमी, या फिर माई एनिमीज फ्रेंड इज माई एनिमी। चाइना बोलेगा ना कि उसका एनिमी यूएसए है और उसका फ्रेंड इंडिया है, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में भी इशू हो जाएगा। फिर है ऑपरेशनल असिमेट्री, कि ये डिफर करता है प्रोक्योरमेंट साइकिल से एंड ब्यूरोक्रेसी से। देन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी गैप हमें ले गए है, तो ये है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कि अभी तक हम यूएसए के टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाए हैं। तो वो एक गैप है, वो गैप फिल करना पड़ेगा। फिर जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस है हमारे पास, टेरिफ डिस्प्यूट्स है, ह्यूमन राइट्स रिटोरिक है, इलेक्शन साइकिल पॉलिसी स्विंग्स है, तो ये एक इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी रहेंगे। ठीक है, सो एज अ वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पहली चीज़ है कि हमें जो DTTI है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, लीगली बाइंडिंग टेक शेयरिंग प्रोटोकॉल्स हमें लाने पड़ेंगे, हमें खुद का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें और ज़्यादा स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंडस में, इंडस एक्स में, यूएस डिफेंस सप्लाई चेन्स में। हमें खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रिजर्व करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमें बैलेंस करना है यूएस के साथ कॉपरेशन विद रशिया, यूरोप एंड आसियन के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में और ज़्यादा डीप होना पड़ेगा। हमें जॉइंट सर्विलियंस करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बनाना पड़ेगा स्पेसिफिकली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। पॉलिसी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, हमें बाईपार्टीसन मैकेनिज्म्स रखना पड़ेगा ताकि हम डिफेंस टाइज को शील्ड कर सके। एंड देन फिर हमें पब्लिक और एकेडमिक कॉन्सेंसस को बिल्ड करना पड़ेगा। हमें एनकरेज करना है जॉइंट रिसर्च को, थिंक टैंक एक्सचेंजेस को एंड स्ट्रेटेजिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वापस उसको पॉज करके देखना एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये क्रोनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, इवोल्यूशन समझना ज़रूरी है। द 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेजर डिफेंस पार्टनर 2016, इंडस एक्स एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये तीनों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.